हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हिल बाय आरजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले साल 2020 में भारत सरकार नई शिक्षा प्रणाली लेकर आई थी। तो इसलिए आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको नई शिक्षा प्रणाली पर निबंध तैयार करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसके निबंध में हम किन किन की पॉइंट्स को लिखेंगे। इस निबंध में सबसे पहले आपको बताना होगा कि शिक्षा नीति है क्या, और हमारी क्या इससे पहले भी कोई शिक्षा नीति थी, अगर थी तो आखिरी बार उसमें बदलाव कब किया गया था। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद आप बताएंगे कि उसमें बदलाव की वजह क्या थी, नई शिक्षा नीति को लाने के कारण क्या थे, क्या उसमें कोई कमियां थी जिनकी वजह से नई शिक्षा नीति लाई गई है। उसके बाद हम बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान सरकार कह रही है कि वो ये चेंजेस करेगी। वो सारी बातें बताने के बाद हम एक छोटा पैराग्राफ लिखेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में एज यूजुअल हम किसी भी तरीके से सरकार को या किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये सब गलत है। हम कंक्लूजन में हमेशा कुछ ऐसा लिखेंगे कि सरकार ने ये वायदे किए हैं, देखते हैं कि वह आने वाले समय में अपने कितने वायदों पर खरा उतरती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 1986 में अपनाया गया था और अंतिम बार इसे 92 में संशोधित किया गया था। तब से आज तक हम लोग उस पुरानी शिक्षा नीति के तहत ही पढ़ रहे थे। इतने लंबे अंतराल 34 साल के बाद भारत के नेताओं ने शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। तो पिछले 3 दशकों से, यानी कि 30 साल से ज्यादा के समय से हम लोग उसी से पढ़ रहे थे। सबसे पहला कारण तो यही हो गया हमारा कि बदलाव क्यों किया गया। दूसरा, उसमें क्या कमी थी। जैसा कि आप सभी लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो केवल मार्क्स पर बेस्ड है, तो इसी लाइन को लिख देंगे कि इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम केवल परीक्षा में लाए गए अंकों पर ही आधारित था। जिस बच्चे के 100 में से 90 नंबर आ गए तो उसे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जा रहा है, बजाय उसके कि जिस बच्चे के 100 में से 60 नंबर आए हैं, चाहे प्रैक्टिकल नॉलेज उसे ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है कि रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता था, ज्ञान और समझ पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। इसलिए नई शिक्षा पॉलिसी में व्यवहारिक नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया गया है। अधिकतर रटने वाले बच्चे नंबर लाकर आगे निकल जाते थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद विद्यार्थियों के हाथ में डिग्री और सर्टिफिकेट तो होते थे, पर उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती थी। अब क्योंकि उनके पास व्यवहारिक नॉलेज नहीं है, उनके पास लाइफ स्किल्स की कमी है। लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? लाइफ को, यानी कि जिंदगी को फेस करने के लिए आपके अंदर जो कुशलताएं होनी चाहिए उन्हें हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। जैसे कि कोई भी आपकी कुछ परिस्थितियां बदल गई, आप अचानक से किसी परेशानी में आ गए, तो आप उसको कैसे फेस करेंगे? आप घबरा जाएंगे या उसको बहुत ही बहादुरी के साथ उसका सामना करेंगे? ये लाइफ स्किल्स के अंडर आता है। नई नीति में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर भारतीय स्टूडेंट्स को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। यहाँ सरकार का कहना है कि शिक्षा का डिजिटलाइजेशन करके हम उसे वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन में खड़ा कर देंगे। आइए अब जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कॉलेज की शिक्षा में क्या बदलाव किया गया है या हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो स्कूली शिक्षा में सबसे अहम जो बदलाव है वह है कि अब हमारी है 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। अब देखिए, स्कूली शिक्षा में जो अहम बदलाव किया गया है उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि पढ़ाई की जो रूपरेखा है वो 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। इसको आप कैसे समझेंगे? पहले जो हमारा लास्ट वाला होता था हम उसे बोलते थे 10+2, यानी कि 10th के बाद 11th और 12th को मेन क्लासेस माना जाता था। लेकिन अब लास्ट का जो हमारा 4 है इसमें, मतलब कि 9th 10th 11th 12th, इन 4 पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और इसी तरीके से आप अगर रिड्यूस करते जाएंगे तो 4 से पहले वाले जो 3 है वो आपका हो गया 6th 7th और 8th क्लास। उससे पहले वाला हो गया आपका 3rd 4th एंड 5th क्लास। और उससे पहले 5 साल, यानी कि 2nd क्लास, 1st क्लास, यूकेजी, एलकेजी और नर्सरी। शायद आप में से बहुत से लोग इस टाइम ये सोच रहे होंगे कि ये तो ऑलरेडी होता है। जी हाँ, ये होता है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स में होता है। प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में बहुत अच्छे से बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये नहीं होता था। गवर्नमेंट स्कूल में सीधा पहली क्लास में एडमिशन होता था। तो अब सरकार ने भी उसी सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश की है। वो कह रही है कि हम सरकारी स्कूल में भी बच्चे को अच्छे से सारी चीजें पढ़ाएंगे बेसिक लेवल पे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे आगे निकल जाते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से रह जाते थे कि सीधा पहली क्लास में उनको डाल दिया, पहले क ख ग और एबीसीडी तो पढ़ाई ही नहीं, पहले ये तो बताया नहीं कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होगी।
कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कुछ नहीं बताया जाता था। सीधा पहली क्लास में बच्चे को पूरा सेंटेंस लिखने को दे दिया जाता था। तो हो सकता है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप साबित हो। अभी तक हमारे स्कूलों में 2 लैंग्वेज मुख्य रूप से चलती थी, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन आप सभी को शायद ये नहीं मालूम होगा कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे देश के सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदी नहीं बोलते। अगर आप साउथ इंडिया में जाकर देखेंगे तो वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती। इसलिए ये नया प्रावधान लाया गया है कि पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाया जाए, ताकि वे शुरुआती चीज़ों को अपनी ही भाषा में बहुत अच्छे से समझ सकें। जैसे तमिलनाडु के बच्चे हैं, वहाँ को उन बच्चों को हिंदी नहीं आती, तो अभी तक हिंदी पढ़ाई जाती थी। तो यह कहा गया है कि वहाँ के बच्चों को उन्हीं की भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में पढ़ाया जाए। इससे वे उन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन इस पर बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा पहली से 5वीं तक अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, तो अचानक से छठी क्लास में वो हिंदी या इंग्लिश कैसे सीखेगा? अगर उसे देश से बाहर कहीं जाना है, तो फिर वहाँ पर वो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे करेगा? लेकिन उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि इंग्लिश बेशक से इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी देशों में इंग्लिश चलती है। चाइना, फ्रांस जैसे देशों में लोगों को इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा। खैर, इस पर ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि सरकार इस परेशानी का सामना कैसे करेगी। यहाँ पर 3 भाषा का फॉर्मूला दिया गया है। यह कहा गया है कि 2 लैंग्वेजेस के अलावा संस्कृत पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि यह हमारे वेदों की भाषा है। इसके बाद एक मेन पॉइंट है लोक विद्या। लोक विद्या क्या है? कि लोक यानी संसार में रहने के लिए आपको किस टाइप की विद्या की ज़रूरत है, किस टाइप की पढ़ाई आनी चाहिए। तो संसार में केवल ये खाली आपने कॉपी किताबों में लिख लिया, उससे तो गुजारा नहीं होता। उसके लिए आपको कोई काम आना चाहिए, ताकि आपने किसी का काम करके दिया और वो आप उसके बदले आपको पैसा दे दे। उसे हम बोलते हैं वोकेशनल नॉलेज। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल को जोड़ा जाएगा, क्योंकि देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए अगर वोकेशनल नॉलेज होगी, तो बच्चा 12वीं के बाद कुछ ना कुछ काम करके अपना थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता है। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान को केंद्रित किया जाएगा। हमारे देश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बच्चे डरे रहते हैं कि बोर्ड का पेपर है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 10वीं और 12वीं क्लास के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में क्या बदलाव किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो सरकार ने ये कहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं को हम फिर से डिज़ाइन करेंगे, ताकि ये जो ट्रेंड चल गया है ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस का, ये खत्म हो सके। केवल स्कूल में कराई हुई पढ़ाई से ही बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला सकें और असली चीज को सीख सकें। इसलिए समग्र विकास को प्रोत्साहित करने की बात की गई है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। बहरहाल ये तो चर्चा का विषय है कि कथनी और करनी में कितना फर्क होगा। अगर आप नई शिक्षा नीति की कमियों को जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। वो एक दूसरा निबंध है, वहां से आप कमियों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सरकार ने 2 बोर्ड परीक्षा देने की भी बात कही है कि एक बच्चे को अगर अपनी पहली बोर्ड की परीक्षा से संतुष्टि नहीं है, तो वह एक दूसरी बोर्ड की परीक्षा भी दे सकता है सुधार के लिए। अब जानते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई में क्या बदलाव किए गए हैं। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, जो हमारी बीए, बीकॉम, बीएससी जो हमारी बैचलर डिग्री होती है, उसको 3 साल और 4 साल दोनों का ऑप्शन रखा गया है। तो 4 साल का अगर आपने डिग्री प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद आप एमए कीजिए और उसके बाद बिना एमफिल के आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को खत्म कर दिया गया। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानून शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसमें एक नई बात ये और है कि जो हम पहले हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, जिन्हें हम को करिकुलर एक्टिविटीज भी कहते थे, जैसे कि आपने योगा कर लिया, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स कर लिया आपने, तो अब ये जो सब थे, अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, इन सभी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक या अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं माना जाएगा। आप इसमें डिटेल में पढ़ाई करके और उसकी डिग्री हासिल कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम कर दिया है। पहले क्या होता था, आपने बीए में एडमिशन ले लिया, 1 साल आपने पढ़ाई करी, उसके बाद कुछ हो गया, आपकी फैमिली में कोई परेशानी आ गई या आप फी पे नहीं कर पा रहे या कुछ और हो गया, जिसकी वजह से आपको पहले साल के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, क्योंकि 3 साल की आपने पढ़ाई पूरी नहीं करी, तो आपको डिग्री कैसे मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया है, उसके पेपर दे दिए हैं, तो आपको पहले साल के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरे साल के बाद आपने छोड़ दिया है, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। उससे पता लग रहा है कि जिसको सर्टिफिकेट मिला है कि उसने 1 साल की पढ़ाई करी है।
जिसको डिप्लोमा मिल रहा है उसने 2 साल की करी है, और जिसने 3 साल की करी है उसको डिग्री मिल जाएगी, 4 साल वाले को साथ में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि इसने 4 साल की पढ़ाई करी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे हमारे जो कुछ दूर-दराज गाँवों के या ऐसे इलाकों के लोग हैं जो पूरे 3 साल पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके पास भी कम से कम सर्टिफिकेट होगा अपना कि मैंने 1 साल या 2 साल की पढ़ाई की है। अब हमने अपने निबंध में ये सब तो बता दिया कि इसमें नई बातें क्या हैं। अब इन नई चीज़ों को सरकार लागू कैसे करेगी? क्या-क्या कदम उठाएगी? सबसे पहली बात तो कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो खराब क्यों है? क्योंकि हमारे शिक्षक जो हैं वो उतने कुशल नहीं हैं। पहले टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी वो विद्यार्थियों को सही तरीके से पढ़ाएँगे। हम कितनी ही बार सोशल मीडिया साइट्स पर इस टाइप की वीडियोज़ या मीम्स देखते हैं जहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि यूपी या बिहार के कुछ इस तरीके के अध्यापक हैं जिन्हें बहुत ही बेसिक स्पेलिंग्स नहीं आती, उनके बोलने का तरीका नहीं आता, उन्हें बहुत बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती, पहाड़े नहीं आते। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए। तो सरकार उसी दिशा में कदम उठाने की बात कर रही है। और वे क्या कह रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ गई है, तो इसलिए कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के ज़रिए वो शिक्षा को रोचक बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। क्योंकि हम कंप्यूटर की मदद से उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाकर बच्चों का मन लगा सकते हैं पढ़ाई में। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स इनमें इंटरेस्ट भी लेंगे और लाइफ स्किल्स का विकास भी हो सकेगा। प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की भी सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी है कि एक आम आदमी तो अपने 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उठा ही नहीं सकता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। अभी तक एनटीए जो है वो हमारे नीट के जो मेडिकल के एंट्रेंस होते हैं उसका काम करती है। तो वो ये कह रही है कि सारा का सारा जो है एक इसको कॉमन कर दिया जाए। एनटीए ही सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम ले। सरकार ने इस नई शिक्षा प्रणाली में ये कहा है कि वे जीडीपी का 6% जो है अब शिक्षा में लगाएगी। अभी तक 4.43% ही दिया जा रहा था, तो ये कह रहे हैं हमने इसको बढ़ा दिया है, इसमें हम ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिससे कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। जैसे मैंने ऊपर पहले भी बताया था कि शिक्षा का डिजिटलीकरण करने पर जोर दिया जा रहा है। वर्चुअल लैब्स बनाई जाएँगी, बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकेंगे। वैसे तो कोरोना ने सबकी ऑनलाइन पढ़ाई करा दी है पिछले साल में, सब। अब आ गए हम अपने कंक्लूजन पर। भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा। भारत की नई शिक्षा प्रणाली ये कहती है कि इससे हमारा आर्थिक विकास होगा। फाइनेंशियली हम और ज्यादा मजबूत होंगे। देश के बच्चे जब बाहर वाले बच्चों से कंपटीशन करेंगे तो और ज्यादा पैसा लाएंगे, वो और ज्यादा पैसा कमाएंगे। सामाजिक विकास भी होगा। शिक्षा जो है एक तरीके से एजुकेशन इज फ्रीडम। शिक्षा आपको स्वतंत्रता देती है, आपकी दिमागी स्वतंत्रता। जब आप दिमागी रूप से स्वतंत्र हैं, तो आप अपने समाज में बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, आपके समाज का विकास होता है। आप पुरानी और घिसी-पिटी रूढ़िवादी बातों में विश्वास नहीं रखते, समानता का भाव रखते हैं। जेंडर इक्वालिटी आएगी, आदमी औरत सब बराबर हैं। और तो और शिक्षा के द्वारा आपको यह पता लगता है कि हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। अगर पर्यावरण खत्म हो जाएगा, तो हम भी नहीं जी पाएंगे। ये कोरोना काल में हमने देखा ही है। वैज्ञानिक उन्नति होगी और सांस्कृतिक संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय बच्चे दूसरे देशों से बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। रटने की प्रथा का अंत होकर व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपने पढ़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर निबंध। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।